गुड मॉर्निंग। चलिए, कल कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, उससे आगे पढ़ते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन देखा था हमने इंटरनेट का कल। डेफिनेशन की बात कर ली होगी कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर नेटवर्क बनाते हैं। एक पब्लिक नेटवर्क होता है, दूसरा कौन सा होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है। अच्छा, इंट्रानेट जो होता है हमारा, उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्राइवेट। और इंटरनेट को किस नाम से जानते हैं? पब्लिक नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दो बातें कल हमने देखी थी कि दुनिया में सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? एरपानेट था। उसकी शुरुआत अमेरिका में 1969 में हुई थी। और अगर जनरल बात करें, भारत का पहला नेटवर्क गेटवे था, जिसे 15 अगस्त 1995 में बीएसएनएल द्वारा शुरू किया गया था। और कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे सर, मुंबई के पोस्ट ऑफिस या डाकघर में। दोस्तों, अब उसी से आगे पढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि इंटरनेट चलाने के लिए हमें इंटरनेट के लिए कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहला एलिमेंट हमें चाहिए होगा वेब ब्राउजर। एक वर्ड लिख रहा हूं बोर्ड पर। अगर हम इंटरनेट की बात करेंगे तो उसका सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? आपका वेब ब्राउजर होगा। आप सभी मोबाइल के अंदर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। जब हमारी वेब ब्राउजर की बात खत्म हो जाएगी तो हम बात करेंगे एक और वर्ड की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वेबसाइट के नाम से जानते हैं। वेब ब्राउजर के अंदर ही वेबसाइट ओपन होती है। जब अपनी वेबसाइट की बात हो जाएगी तो हम 3 नंबर पे बात करेंगे कि वेब पेज क्या होता है। इनकी डेफिनेशन के साथ हम चीजों को आसानी से समझना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है? वेब ब्राउजर के बारे में बात करनी है। ठीक है, देखो, वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा कह सकता हूं, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए, उसे सर्फिंग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वेब ब्राउजर। आप गूगल क्रोम का नाम सुना होगा सभी ने, मोजिला फायरफॉक्स का भी नाम सुना होगा, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ब्राउजर होते हैं। तो ये कह सकता हूं कि कंप्यूटर या फिर किसकी बात करें, मोबाइल की, तो कंप्यूटर या मोबाइल में क्या काम आएगा? ये आपका इंटरनेट एक्सेस के लिए क्या काम आता है? इंटरनेट एक्सेस के लिए। क्या आप मुझे किसी वेब ब्राउजर का नाम बता सकते हो क्या? क्या आपके मन में किसी वेब ब्राउजर का नाम है क्या? बहुत सारे हैं। सबसे पहला आपके दिमाग में आया होगा कि सर एक वेब ब्राउजर है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। दूसरा वेब ब्राउजर है जिसे हम कहते हैं कि सर कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स है। क्या इतने ही है कि और भी है? तीसरा, आईफोन का इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर कौन सा होता है? सफारी होता है। नंबर 4 पर एक और बात करें तो आपने देखा होगा कौन सा होता है? ओपेरा होता है। नंबर 5 पर बात करें तो आपने यूज किया होगा कौन सा होता है? यूसी ब्राउजर होता है। नंबर 6 पर बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना है क्या नाम पहले? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी आपका क्या होता है? वेब ब्राउजर। आजकल इसकी जगह पर विंडोज 10 और 11 के साथ नया वेब ब्राउजर आ गया। उस वेब ब्राउजर का नाम क्या है? उस वेब ब्राउजर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। सुना है क्या नाम पहले? ये एक नया वेब ब्राउजर आ गया। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम बात करेंगे। नंबर 8 पर आके कहता हूं, एक और वेब ब्राउजर है जिसका नाम है नेटस्केप नेविगेटर। एक और वेब ब्राउजर है जिसका नाम क्या है? नेटस्केप नेविगेटर। एक और वेब ब्राउजर है जिसका नाम है इरवाइस। क्या नाम है? इरवाइस। एक और वेब ब्राउजर है जिसका नाम है ईपिक। एक और वेब ब्राउजर है जिसका नाम क्या है? ईपिक। थोड़ा सा बात करते हैं, देखना एक बार बोर्ड पर। चलिए, ये दुनिया का प्रथम वेब ब्राउजर है। ये भारत का प्रथम वेब ब्राउजर है।
ये आपका प्रथम कौन सा वेब ब्राउजर था? व्यापारिक वेब ब्राउजर। हाँ, ये किसके साथ यूज किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ। ये कौन सी विंडोज में जोड़ा गया है? ये आपका कौन सी विंडोज में जोड़ दिया? विंडोज 10 में जोड़ दिया। ठीक है मेरी बात। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? कौन सी कंपनी ने बनाया है? गूगल ने। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है एप्पल ने बनाया है। ये मोजिला फायरफॉक्स आपका ओपन सोर्स वेब ब्राउजर होता है। कौन सा होता है? ओपन सोर्स होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये आपको ओपन सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो अपन कह सकते हैं ओपन सोर्स का मतलब होता है जो आपको फ्री में मिलता है, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है। आज की क्लास में मैंने आपको बताने की कोशिश की इंटरनेट के कुछ एलिमेंट्स है। सबसे पहला वर्ड कौन सा था? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक प्रकार का क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में या मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ब्राउजर की आवश्यकता होती है। बिना ब्राउजर आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ब्राउजर का एग्जांपल बताया गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। अगला कौन सा था? सफारी, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोर। कौन सी विंडोज के साथ इस्तेमाल में होता है? विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ आता था। अब आजकल इसको हटाकर यानी इसे रिप्लेस करके कौन सा डाल दिया है? एज। यानी पूछ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का नया वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप इसका नाम बता देंगे। दुनिया का सबसे पहला व्यापारिक वेब ब्राउजर कौन सा था? तो आप कहेंगे नेटस्केप नेविगेटर। इरवाइज दुनिया का प्रथम जीयूआई वाला वेब ब्राउजर था। जीयूआई का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो क्या कहोगे? ईपिक भारत का प्रथम वेब ब्राउजर है। फटाफट से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। ओएसएस का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी जिसके लिए अपन को पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री मिलता है। जीयूटी कहाँ लिखा है सर? वो ग्राफिकल यूजर लिखा है सर। जीयूआई है ये, टी नहीं है भाई साहब। ये सीधे क्वेश्चंस है जो फैक्ट वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से पर? सर 4-5 बार मैंने ये शब्द बोला है। ERWISE यानी इरवाइज। क्लियर नहीं आ रहा? इस राइटिंग अच्छी लग रही है मुझे। इसे बहुत सारे मोड होते हैं, अब कर्सिव भी कर सकते हैं, तो मैं तो एक ही दिन काम कर पाऊंगा। चलिए ठीक है यहां तक। आज खूब सारी बात करनी है हमें। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको पहले से आता है और आप मुझे फटाफट जवाब देंगे तो जल्दी पढ़ पाएंगे इसको अच्छे से, क्योंकि आज हमें इस टॉपिक के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस की खूब सारी बात करनी है। अपने मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, या मैं कहूँ फ्लिपकार्ट, अमेजन, उनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज के सेक्शन के अंदर है। चलिए हटा दूं इसे मैं। लिख दिया सभी ने? एक बात मुझे बोर्ड पर देखकर बताओ, क्या गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है क्या? क्या गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है क्या? तो आप कहेंगे यस सर। तो मुझे बताओ, क्या गूगल एक वेब ब्राउजर है क्या? क्या गूगल एक वेब ब्राउजर है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो गूगल वेब ब्राउजर नहीं है तो गूगल क्या है फिर? आप कहेंगे गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। याद रह जाएगी बात। देखो नाम नए नए हैं या अपन डेली इनका यूज कर रहे हैं तो पता ही नहीं चलता है। चलिए मैं बात करता हूं, इसे हटा देता हूं एक बार, पूरा क्लियर भी होने का है। ठीक है, अगला ले लूं क्या? ठीक, अच्छा ऐसे कर लेते, ठीक है। अब मैं बात करूं आपको, वेब ब्राउजर की बात तो हमने कर ली। अब आपने कहा सर एक और वर्ड होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मैंने कहा एक और वर्ड होता है जिसे आप क्या करते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। तो मुझे बताओ, क्या अकेला ही गूगल सर्च इंजन होता है या और भी कोई सर्च इंजन होते हैं? तो एक का नाम लिख रहा हूं, तो आप कहेंगे सर गूगल एक प्रकार का क्या होता है? सर्च इंजन। जैसे वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते थे ना,
वैसे ही सर्च इंजन एक प्रकार की क्या होते हैं, वेबसाइट होते हैं। सर्च इंजन एक प्रकार की क्या होते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि सर्च इंजन एक प्रकार की क्या होते हैं, वेबसाइट होते हैं। जैसे एक का नाम क्या लिखा, गूगल, आपको दूसरे का नाम भी पता होगा, कौन सा होता है, याहू होता है। तीसरे का नाम भी पता होगा, कोई बता सकता है कौन सा होता है, बिंग होता है। चौथे का भी नाम पता हो तो कौन सा होता है, आस्क मी होता है। एक पांचवें का नाम पता हो तो मैं लिखता हूं धक डक गो। ये सर्च इंजन भी है और वेब ब्राउजर भी है। अगला नंबर 6 पर एल्टा विस्टा, कभी नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने। नंबर कहां पर, 7 पर। वैसे आस्क मी और एमएसएन एक ही बात है। एमएसएन ये सभी के सभी क्या है, सर्च इंजन है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। एमएसएन जो लिखा है मैंने, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो सर्च इंजन के नाम बताओ बोर्ड पर, देखो पहला कौन सा, याहू, गूगल, बिंग, आस्क मी, डक डक गो, एल्टा विस्टा और माइक्रोसॉफ्ट का एमएसएन। अब देखो एक प्रश्न पूछता हूं, इसमें से सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। अब वैसे तो आंसर सामने है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं। मैंने कहा पहले नंबर पे ऑप्शन दे दिया फेसबुक, दूसरे नंबर पे ऑप्शन दे दिया गूगल, तीसरे नंबर पे मैंने दे दिया, चौथे पे दे दिया नन। नन का मतलब ये सभी के सभी क्या है, सर्च इंजन ही है। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। अब किसी को ऐसा लग रहा होगा, वो तो बोल नहीं रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए, नन, लेकिन क्या आंसर आएगा, फेसबुक। फेसबुक सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्क किंग साइट, या आप क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशन है। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे फैक्ट वाले प्रश्न है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी पूरे सेक्शन में। आज हो गया, अगले पॉइंट पे। अब देखो एक और वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, मैंने ये कहा था कि वेबसाइट क्या होता है। इस वर्ड के साथ साथ एक और वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि वेब पेज क्या होता है। इसके साथ मैं एक और वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कि वेब ब्लॉग्स क्या होता है। 3 वर्ड है, इन तीनों का अर्थ बताना है। पहला शब्द कौन सा है, वेबसाइट, दूसरा कौन सा है, वेब पेज, तीसरा कौन सा है, वेब ब्लॉग। दोस्तों जनरल सी बात कर रहा हूं, मुझे वेब पेज की परिभाषा नहीं आती, लेकिन मैं ये पूछूं कि ये जो नोटबुक होती है, नोटबुक, नोटबुक की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है नोटबुक। तो आप ऐसा कहेंगे जिसपे लिख सकते हैं, जिसपे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, नोटबुक, यही कहेंगे। बुक की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे, जिस पर कुछ लिखा होता है, कुछ पढ़ सकते हैं, उसे बुक कहते हैं। अगर मैं कहूं बुक की परिभाषा नहीं चाहिए, मुझे पेज की परिभाषा बताओ, बुक का पेज क्या होता है, क्या डेफिनेशन दोगे, कोई बता सकता है बुक का पेज क्या होता है। जनरल भाषा में हम कहें कि बुक का पेज भी वही टर्म यूज करता है जिसपे लिखते हैं और बहुत सारे पेज मिलकर बुक बनाते हैं। जनरल परिभाषा देखना, नोटबुक की डेफिनेशन बनाता हूं, कलेक्शन ऑफ पेजेस, बहुत सारे पेज मिलकर क्या बनाता है, नोटबुक बनाता है। और पेज क्या होते हैं, किसी भी नोटबुक को ओपन करने पर जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, पेज के नाम से जानते हैं। जनरल बात हम आपको समझा रहे हैं। देखो एक बार, वेबसाइट की परिभाषा क्या होगी, तो आप कहेंगे किसका समूह, वेब पेज का समूह। किसका समूह वेबसाइट होता है, तो आप सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि वेब पेज का समूह क्या बनता है, वेब पेज का समूह क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। ठीक है मेरी बात, या दो से अधिक वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ये कह दो। 2 पेज तो कम से कम होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक पेज,
दो या दो से अधिक पेज मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट का प्रथम पेज, पहला पेज पता है क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, आप बताओ। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। ठीक है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेबसाइट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं जनरली? कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? HTML, या फिर हम कौन सी का इस्तेमाल करते हैं? PHP। HTML का फुल फॉर्म होता है, तो आप क्या कहेंगे? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही होता है HTML का पूरा नाम। चलिए, अगर PHP की बात करें तो PHP का होता है पर्सनल होम पेज। PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल होम पेज। इसके साथ एक और नाम होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP के दो फुल फॉर्म होते हैं, पहला कौन सा होता है बताओ? पर्सनल होम पेज, और दूसरा कौन सा होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब आप ये कहोगे सर कि पहले तो P आ रहा है तो हाइपर टेक्स्ट क्यों आया? MBBS की फुल फॉर्म देखी है आपने कभी? क्या होती है? बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ऐसे लिखा जाता है उसे। तो पहले फिर भी M आता है, ठीक है। इसका मतलब वो उसी की नकल करके बना दिया। क्या कहा कि पहले H ले लो, फिर आगे वाले दोनों शब्दों का अर्थ लिख दो। तो PHP की दो फुल फॉर्म बनती है, पहली का नाम क्या होता है? पर्सनल होम पेज, और दूसरी का क्या नाम बनता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एक बार देखो, वेब पेज की परिभाषा क्या होती है? आप कहो कि वेब ब्राउजर, क्या? वेब ब्राउजर, या फिर क्या कहो? वेबसाइट ओपन करने पर, वेबसाइट ओपन करने पर क्या दिखाई देता है? ओपन करने पर क्या दिखाई देता है? वेब पेज दिखाई देता है। अगला वर्ड है वेब ब्लॉग। सबसे अच्छा प्रश्न है, क्या कोई आप में से मुझे बता सकता है कि वेब ब्लॉग का मतलब क्या है? चलो मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली के लड़की हुई थी, आपको कैसे पता चला? अरे कैसे पता चला? कहां पर देखा आपने? चलो ठीक है, सपोज करो सलमान खान के बुखार हो गया, आपको जानकारी कैसे मिलेगी? अरे कहां से मिलेगी? सोशल मीडिया से मिलेगी, यही पूछ रहा हूं ना। सोशल मीडिया भी एक प्रकार का क्या वर्ड होता है? ब्लॉग्स होता है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे, आज इंटरनेट नहीं है इसलिए थोड़ी समस्या में है, वरना इतनी देर तक बिना मोबाइल जीना। मैंने कल परसों ही पूछा था आपसे कि जब व्हाट्सएप नहीं चले, फेसबुक नहीं चले, ट्विटर नहीं चले तो क्या करेंगे? सर टेक्स्ट मैसेज कर देंगे, लेकिन हम अपनी जो है ना उसको रोकेंगे नहीं। चलिए, इसी बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप जब भी घर से निकलते हैं तो स्टेटस लगाते हैं गोइंग टू कोचिंग, जब घर पहुंचते हैं तो वापस स्टेटस लगा देते हैं कि होम, मतलब जयपुर से गांव जाते हो तो गांव जाने का, आने का, या किसी से कोई भी बातचीत हो गई, अपने विचार व्यक्त करने का स्टेटस लगाते हैं। चलिए आज जनरल बात बताता हूँ, कलर भी है मेरे पास, मैं फिल करके बता दूंगा आपको। देखो, कई बार आप किसी से कोई बात मत करो, कोई भी आपका फ्रेंड है, मित्र है, उसे एक मैसेज भेज दो ऐसे करके, ऐसे वाला, ऐसे, मतलब अब कलर चाहो तो मैं चेंज कर दूंगा, ये ऐसे दो भेज दो। इसका मतलब क्या है बताओ? वो समझ जाएगा कि आप दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। ये मतलब जनरल भाषा में अगले तक पहुंच जाता है। आप सोशल मीडिया पर या आपके ब्लॉग के अंदर केवल आप दो टिक्की ये लगा के लगा लो, अगले को पता चल जाएगा आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं। आप ऐसा ना करो तो ऐसे गोल एक जो ऑप्शन होता है वो बनाओ, इसके अंदर ऑप्शन आज तो कलर भी है हमारे पास, ऐसे आप यहाँ पे दो टिक्की लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बेहद खुश है, अच्छा मतलब रंगीन वाला मन है। तो अब इस कंडीशन पे अगला आपसे जो बात करेगा वो अच्छे तरीके से करेगा। भाई मेरा समझाना क्या है, ब्लॉग एक ऐसा पेज होता है, ऐसी वेबसाइट होती है जिससे हम डेली अपडेट करते हैं। डेली करते हैं, कुछ लोग मंथली भी करते हैं, कुछ मैगजीन्स ईयरली भी आती है। जैसे अभी आप मुझे बताओ, आरपीएससी की कोई वैकेंसी आती है तो आरपीएससी का ब्लॉग बना होता है, यानी अलग से पेज बना है, उस पेज पर सारी इंफॉर्मेशन होती है। भी आरपीएससी दिन में 10 बार थोड़ी दिखती है, कोई टिक्की लगाकर, कोई आंसू बहाकर, ये तो अपनी फीलिंग्स है, हम तो जब मर्जी चेंज कर देंगे। अब यहाँ भी थोड़ी देर बाद आपको लगा कि नहीं पार पड़ रही तो आप भी लगा सकते हैं कोई सा भी इसमें से इमेज। तो मेरा समझाना क्या है, ब्लॉग एक ऐसा पेज होता है, ऐसा पेज की जगह कहूं कि ब्लॉग एक प्रकार का क्या होता है?
पर्सनल पेज होता है। कैसा पेज होता है? ब्लॉग एक प्रकार का क्या होता है आपका? पर्सनल पेज, या कह दूं एक वेबसाइट होती है जिसे व्यक्ति यानी पर्सन या कंपनी, भाई अब मैं ब्लॉग बना के लिखूं जुकाम हो रहा है तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, हो रहा है तो भाई कोई बात नहीं, हो रहा है, दूसरा टीचर पढ़ा देगा आज तेरे जुकाम है तो। लेकिन सलमान खान को जुकाम होगा तो कितना फील आएगा लोगों को, भैया जल्दी से ठीक हो, जैसे भाई इनके बच्चों को गोदी खिलाना है, आगे इतना फ्यूचर तक सोचने लग जाते हैं। तो मेरा कहना है सेलिब्रिटी कुछ भी करेगी तो वो ब्लॉग्स में जाएगा, आप और मैं जितने मर्जी बना ले ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो फिर भी आप 100-150 लोग जानते हैं, अब आपका पता नहीं कितने आपस में जान रहे हो। तो जनरल बात हम इतना कर रहे हैं, फेसबुक पर आप जो अपडेट करते हैं, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत गूगल को जानता है, आप गूगल की बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जीमेल आप यूज करते हैं, यूट्यूब आप यूज करते हैं, फोटोज आप यूज करते हैं, ड्राइव यूज करते हैं, आउटलुक यूज करते हैं, ट्रांसलेट यूज करते हैं, इमेजेस यूज करते हैं। जिससे मेरा कहना है आप जब गूगल खोलते हो लैपटॉप में तो ऐसे राइट साइड में ऐसे 4-5 डॉट बने आते हैं, उन डॉट पर क्लिक करोगे तो गूगल की सारी सर्विसेज दिखाता है आपको कि गूगल आपको कौन कौन सी सर्विस दे रहा है। मेरा समझाना ये है, मेरा बताना क्या है कि भाई आप ऐसे गूगल की एक सर्विस में ब्लॉग का नाम भी देखेंगे। आपको फेसबुक बनाने की जरूरत नहीं, आप खुद का ब्लॉग गूगल से भी बना सकते हो। तो आप गूगल पे क्लिक करोगे, अगर किसी के पास मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है, आप यहां पर जब भी गूगल खोलो तो इधर ऐसे 4-5 डॉट बने होंगे, उस डॉट के अंदर आपको एक किसकी सर्विस मिल जाएगी? ब्लॉग्स की। आप अपना व्यक्तिगत ब्लॉग बना सकते हैं। खांसी जुकाम वाली बात तो मजाक था, आप कोई भी अगर पेज बना रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अलग से ब्लॉग बना दे, वो साल 6-8-10 महीने बाद फेमस हो सकता है। अगर दूसरा उन विचारों को एक्सेप्ट करना चाहता है तो आपको पैसा देकर या आपसे बातचीत कर कर उन्हें यूज कर सकता है। ब्लॉग आपका क्या होता है? पर्सनल पेज होता है, जिसे फर्दर अगर कोई यूज करना चाहेगा तो आपको क्या देगा? पैसा देगा या भुगतान करेगा। तो पर्सनल पेज या वेबसाइट जिसे व्यक्ति या कंपनी क्या करता है? अपडेट करता है। अपडेट कब करेगा? वो हो सकता है कब अपडेट करे? रोजाना यानी डेली अपडेट करे। हो सकता है वो कैसे अपडेट करे? आपका वीकली अपडेट करे, या वो कैसे अपडेट करे? मंथली अपडेट करे। ये उस पर डिपेंड करता है जब वो उसे अपडेट करे। ठीक है, लिख लो फिर आगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैम, बिल्कुल हाँ। ऐसे और भी होती है, जावास्क्रिप्ट भी होती है, .NET भी होती है, ASP.NET भी होती है, उन सब में बनता है। किसके? भाई वेबसाइट बनाने के या वेब पेज बनाने के लिए, वेब ब्लॉग बनाने के लिए लैंग्वेज काम आती है। HTML भी काम आती है, PHP भी काम आती है। अब इन बात को छोड़कर केवल फुल फॉर्म देखो। HTML का पूरा नाम कई बार हमसे पूछ लेते हैं जनरल एग्जाम में। सर वो एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जहां अपन इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिसका यूट्यूब का सीन करें। आप फेसबुक पर कुछ भी लिख रहे हैं या आपने कोई अपना खुद का वेबसाइट बनाकर उस पर कोई भी जैसे आपने विचार रखे, अब भारत में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही, उस पर जो आपने लिखा आर्टिकल टाइप में जो होता है ना, उससे हम ब्लॉग्स बोलते हैं। जैसे प्रास्थान पत्रिका आ रहा है ना, उस अखबार को पढ़ रहे, जनरली रिटर्न में होता है ये वीडियोस, या हम कहीं कोई कॉमेडी जो फाइल डालते हैं उसे हम ब्लॉग की डेफिनेशन नहीं कहते। टेक्स्ट ज्यादातर रहता है इसमें, इमेजेस ज्यादातर रहती है ब्लॉग्स में ना, वीडियोस कम होते हैं। आप कह सकते हैं, लेकिन ब्लॉग्स में वीडियोस की जगह टेक्स्ट और इमेजेस रहती है। बहुत सारे लोग आर्टिकल लिखते हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। आर्टिकल लिखने का मतलब फिल्म जो बनती है उसमें डायलॉग राइटिंग का काम होता है। आप अगर कोई नाटक की डायलॉग राइटिंग लिख लो, वो एक आर्टिकल है, वो आपका एक ब्लॉग है। आप जैसे अपने बारे में रोजाना जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनको लिख लो, वो भी एक प्रकार का ब्लॉग है। चलिए ठीक है, एक काम करिए, सब लोग अपनी कॉपी में किसी भी एक वेबसाइट का एड्रेस लिखिए। कोई भी वेबसाइट जो आपके दिमाग में आ रही है उसका एड्रेस अपनी कॉपी में लिखिए। कोई भी वेबसाइट जो आपके दिमाग में आ रही है, कोई भी वेबसाइट का एड्रेस। अब मेरी तरफ मुंह क्या फाड़ रहे हो? लिखना है उसके अंदर, पेन से लिख दिया। एक वेबसाइट का एड्रेस, जो भी वेबसाइट आपके दिमाग में आ रही हो लिख कर देखो। मैं सवाल पूछूंगा क्या आपने ऐसा लिखा है?
फटाफट लिखो, पड़ोसी का मत देखो, खुद को लिखना है। एक छोटा सा काम दिया है, कोई भी एक वेबसाइट का एड्रेस खुद की कॉपी में लिखना है बस। चलिए, मैं आप सभी ने ऐसा लिखा है क्या? www. आप यहां पर इससे सिंपल कोई भी एड्रेस नहीं है, आप लिख दीजिए www.facebook.com। इससे आसान किसी का एड्रेस नहीं है। क्या सभी ने ऐसा ही लिखा है क्या? अरे फेसबुक की जगह नाम दूसरा हो सकता है। क्या सभी ने एड्रेस को www से लिखना शुरू किया है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने www नहीं लगाया हो? कोई है क्या ऐसा? क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है क्या जिसने ऐसे लिख के स्टार्ट किया हो, https://www.facebook.com? ऐसा कोई है? तो मैं पूछ रहा था ना, बताना मुझे, फिर भी आपने इसी पे हाँ की। यानी एड्रेस वास्तव में कैसे लिखा जाता है, जो मैंने यहां पर लिखा ना, ये है वेबसाइट का सही एड्रेस। यानी www से स्टार्ट नहीं करना था हमें, एड्रेस को कहां से स्टार्ट करना था? इस https से स्टार्ट करना था। प्यारे दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरी बात? ये जो एड्रेस दिख रहा है लास्ट वाला, इसे हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं। ये जो नाम दिख रहा है facebook.com, इस नाम को हम कहते हैं URN। क्या कहते हैं? URN। ये जो बाहर दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग टॉप लेवल डोमेन। क्या कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। ये जो पहले वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम URI के नाम से जानते हैं। कितने सारे नाम हो गए, अगर आपको समझ आ रहा है तो। मैं केवल आपको एड्रेस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एड्रेस वाले हिस्से की। तो एड्रेस वाले हिस्से में जो HTTP वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की परिभाषा होती है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनेट पर नियम होते हैं उनका समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। एक प्रोटोकॉल का नाम ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? HTTP। एक और इसके जैसा ही होता है जिसे हम क्या कहते हैं? HTTPS कहते हैं। एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? FTP कहते हैं। एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? SMTP कहते हैं। एक और होता है जिसे अपन कहते हैं POP कहते हैं। एक और होता है जिसे हम कहते हैं टेलनेट। ये सभी के सभी किसके नाम है बताओ? प्रोटोकॉल के नाम है। अगर मैं प्रोटोकॉल के नाम की बात करूं और आपको बताऊं कि सबसे पहला जो नाम लिखा है इसे हम क्या कहते हैं? हाइपर। टी का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूरा नाम क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी पूरा ऐसा का ऐसा रहेगा जो इसके आगे लिखा है, केवल एक वर्ड ऐड हो जाएगा, कौन सा? सिक्योर। तो HTTPS का पूरा नाम क्या हुआ बोलो? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP का पूरा नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर फाइल। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल। समझ आ रही है बात? इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल। M का मतलब होता है मेल, MAIL वाला। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म आपको इनकी एग्जाम में पूछी जाती है। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। टेलनेट का मतलब होता है टेली कम्युनिकेशन। और N का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। तो टेलनेट का मतलब क्या हुआ? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब थोड़ी सी बात करते हैं। हमने नाम लिखा, उधर सबसे पहले क्या लिखा था? URI। फिर क्या लिखा था? URL। फिर क्या लिखा? URN। चलो जाइए, क्या काम है? फिर क्या लिखा? www।
3 नाम लिखे थे, 4 नाम। URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आई का मतलब क्या होता है यहां पर, तो आप कहेंगे सर आई का मतलब होता है आइडेंटिफायर। आई का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, मेरी बात कुछ समझ आया। अब इधर क्या लिखा था मैंने, टॉप लेवल डोमेन लिखा था, कौन से वाला, .com। तो दोस्तों एक होता है कौन सा, .com, एक होता है .org, एक होता है .edu, एक होता है .in, और भी होता है क्या, एक होता है .pk, और भी कौन सा होता है .net। अगर एक और बताऊं, एक कौन सा होता है .gov। ये सभी के सभी किसके नाम है, टॉप लेवल डोमेन के नाम है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जो सबसे ऊपर मैंने लिखा है कोम, इसका मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, व्यापारिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, कोई संगठन है। कौन से वाला, सरकारी की गैर सरकारी, ये गैर सरकारी संगठन के लिए ORG लगता है। एजुकेशन का मतलब कौन सी वेबसाइट होता है, शिक्षा। इसका मतलब कौन सी वेबसाइट होता है, भारत। इसका मतलब कौन सी होता है, पाक। इसका मतलब क्या होता है, नेटवर्क। और गवर्नमेंट कौन सी वेबसाइट के लिए काम आता है, सरकारी वेबसाइट के लिए काम में लिया जाता है। समझ आया, कुछ हमने डिस्कस करने की कोशिश की। वापस देखो, ये पूरा का पूरा इंटरनेट एड्रेस क्या कहलाता है, URL। यानी आपको ये पूछना है कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस बताओ, उसकी जगह आप क्या कहो, क्या बताएं आपको, URL बताएं। आप जब भी कहें कि लिंक भेजो, ऐसे मत कहा करो कि URL भेज दो। आपसे कोई कहे ना कि वेबसाइट का लिंक भेजो, नहीं, आप क्या कहो कि वेबसाइट का क्या भेजो, URL। जैसे मैंने कहा यूट्यूब पे लाइव क्लास चलेगी, तो आप कहते हो लिंक शेयर कर दो, नहीं, अब आगे से क्या कहना है, क्या शेयर करो, URL। आप इस URL, पूरा जो लिंक होता है, पूरा जो एड्रेस होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, URL के नाम से आते हैं। URL का पहला हिस्सा किसका होता है, प्रोटोकॉल का। कौन कौन से प्रोटोकॉल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, HTTP फुल फॉर्म क्या होता है, बोलो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके साथ में सिक्योर वाला वर्ड यूज करते तो क्या बन जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। समझ आ रही है बात, ठीक है। एक कौन सा होता है, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक कौन सा होता है, POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक होता है टेलनेट मतलब टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है मेरी बात, इधर देखो, मैंने कहा पूरा एड्रेस UR क्या होता है, L होता है। इस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, URI के नाम से जानते हैं। तो URI का पूरा नाम क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, अच्छा, URL का फुल फॉर्म क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URN का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। और WW का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है मेरी बात। इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था टिम बर्नर्स ली। यानी अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो आप कहेंगे किसने किया, टिम बर्नर्स ली ने। और इन्होंने ही किसका आविष्कार किया था, HTML का। इन्होंने ही किसका आविष्कार किया था, HTML का। कई बार पूछ लेते हैं कि HTML और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, तो अब सीधा सीधा इनका नाम बता देंगे। लिखिए, फिर आगे चलते हैं। एक ये URI का मतलब होता है ये सिस्टम, ये प्रोसीजर, ये तरीका, जो एड्रेस लिखने का तरीका है उसे URI कहते हैं। ठीक है, और URL एक एड्रेस होता है। चलिए अब एक बार देखो, जो आपके मन में बार बार सवाल आ रहा है उसका जवाब देता हूं। पहला URL शब्द है, दूसरा URI है। एड्रेस लिखने का तरीका यानी प्रोसीजर। ठीक है मेरी बात। अब जैसे मैं ये कहूं कि मैंने आलू की सब्जी बनाई है,
तो सब्जी किसकी थी? आलू की। तो आलू एक प्रकार का क्या है? यूआरएल है। सब्जी बनाने का जो तरीका था, आपने पहले तेल डाला होगा, उसे गर्म होने दिया, उसके अंदर और कुछ चीजें डाली, मसाला अपने हिसाब से डाला, वो आपका क्या है? यूआरआई है। वो लॉजिकल है, वो हमने यूज किया, लेकिन वास्तव में तैयार क्या मिला था? यूआरएल मिला था। ये बात तो क्लियर हो गई कि यूआरएल को लिखने का तरीका या प्रोसीजर या वे क्या कहलाता है? यूआरआई कहलाता है। और वास्तव में जो एड्रेस होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम यूआरएल के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक जना मुझे ऐसे कह रहा था कि सर जो वेबसाइट है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की ORG में भी बनी हुई है, वो आप कहो तो .in में भी बनी है, .com में। अब मैं एक बात बता रहा हूं, आप ध्यान से देखना। एक एड्रेस है जिसे हम जनरली यूज करते हैं, facebook.com। ध्यान से देखना, कुछ बात को समझना। इस एड्रेस को छोड़कर मैं आगे चलता हूं। आप अभी ट्राई कर लो, जितने लोगों के मोबाइल में नेट चल रहा है, आप ऐसे लिखो google.com। जैसे ही आप google.com लिखोगे ना, लिखते ही ऑटोमेटिक ये बदल जाएगा google.co.in। अब ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, केवल ये भारत में होगा। अगर आप अमेरिका जाके google.com लिखोगे ना, तो वहां पे क्या खुलेगा? google.com खुलेगा। इंडिया में ऑटोमेटिक क्या खुल जाता है? google.co.in खुल जाता है। यानी co.in एक ऐसा डोमेन है जो गूगल ने भारत के लिए स्पेशल बना रखा है। गूगल की जो वेबसाइट खुलेगी वो google.com से नहीं खुलेगी, किससे खुलेगी? google.co.in से खुलेगी। इस बात को खत्म करके आगे वापस इधर आता हूं। facebook.com है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति दोबारा इस डोमेन को रजिस्टर नहीं कर सकता। एक बार फेसबुक ने ले लिया, हर साल इसे रिन्यू कराती रहेगी, पैसे देती रहेगी, ये फेसबुक का ही रहेगा। आप चाहो तो एक नया डोमेन बना लो जिसका नाम क्या होगा? facebook.org बना सकते हो। आप एक नया डोमेन बना सकते हो जिसका नाम क्या होगा? facebook.in हो सकता है। मेरी बात को सुन रहे हो? ये नाम सेम रह सकता है, ये नाम एक हो सकता है, ये नाम एक हो सकता है, लेकिन क्या बदल जाएगा आगे वाला? टॉप लेवल डोमेन। ये टॉप लेवल डोमेन देता कौन है? तो आप कहेंगे सर क्या होते हैं? ISP होते हैं। ISP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? आपको डोमेन देते हैं। अगर आप में से सिंगल विद्यार्थी ऐसा है जो मुझे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट बता सकता है, तो सोचो मन में, कोई है ऐसा जो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट बता पाए कि क्या है राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट? क्या लिखना होता है? https://www.raj.edu.rajasthan.gov.in। आप मोबाइल में खोल के देखना, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में यही सवाल आएगा। इनकम टैक्स का नाम सुना होगा आपने, पैन कार्ड का नाम सुना होगा, इन सारी बातों को भूल जाओ। रेलवे का रिजर्वेशन कराना है मुझे, आधार कार्ड को अपडेट करना है, उसकी वेबसाइट बता दो। SSO ID चलाते हो रोजाना, अरे अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, उसकी वेबसाइट बता दो। आधे लोगों को तो वही नहीं पता होगी। ऑप्शन में नाम देगा, पहला अधीनस्थ बोर्ड का नाम क्या है यही नहीं पता होगा। पहले हम SMSS भी यूज करते थे, RBS यूज, पता नहीं अलग अलग नाम से उसकी वेबसाइट चलती थी। अब उसकी कौन सी वेबसाइट है? एक प्रश्न ऐसा आपके एग्जाम में 101% आएगा। किसी एप्लीकेशन का नाम पूछ लेगा कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन किस लिए काम आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भारत सरकार ने कौन सी एप्लीकेशन जारी कर रखी है। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन जो मोबाइल से रिलेटेड आता है। एक एग्जाम में तो ऐसा सवाल पूछा गया कि मोबाइल को लॉक करने का तरीका है। ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी पैटर्न, ऑप्शन डी फेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब मैंने कहा मोबाइल मत चलाओ सर, सवाल आते हैं मोबाइल के, तो क्यों नहीं चलाए? देखो ये प्रश्न आया था। तो मेरा जनरल बात आपसे ये है कि जो व्यवहारिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको है वो इस टॉपिक के साथ काम आएगा।
तो मुझे किसी ने पूछा था अभी पीछे से कि सर डॉट को डॉट इन का मतलब क्या है, तो को डॉट इन का मतलब सीधी भाषा में ये है कि ये गूगल ने भारत के लिए अलग से स्पेशल डोमेन बना रखा है। समझ आ गई मेरी बात। दूसरा, आप किसी भी वेबसाइट का नाम डॉट कॉम फेसबुक ने ले लिया तो ये उसी के अधिकार में है, लेकिन आप किसकी बना सकते हो, facebook.org बना सकते हो, facebook.in बना सकते हो। दूसरी बात, मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि उत्कर्ष वाले से कोई लड़का 21 लाख रुपए ले रहा है, किस चीज के, केवल एक डोमेन के। कौन से वाले डोमेन के, utkarshjaipur.com के। अब सुनो, उत्कर्ष चाहे तो क्या कर सकता है, utkarshjaipur.in ले सकता है, वो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन ज्यादातर हम किसी वेबसाइट का मतलब समझते हैं तो क्या डॉट इन समझते हैं कि डॉट कॉम समझते हैं। आप सुबह पहले कोलगेट करके आए होंगे, कोलगेट नहीं करके आए टेक्निकली, आपने कोई या तो क्लोजअप यूज कर रहे होंगे, पेप्सोडेंट या रामदेव वाला जो भी आ रहा है, तो अपना शब्द वही चलता है। तो टेक्निकली आप जब भी किसी वेबसाइट का एड्रेस समझते हो ना, तो इस डोमेन का पावर है ये कि आप उसके साथ ऑटोमेटिक क्या रेफर करते हो, डॉट कॉम। कितने लोग ऐसे हैं जिसने जीमेल के अलावा दूसरी आईडी बना रखी है, यानी याहू पर किसी की आईडी है क्या, एक या दो, रेडिफ पे किसी की आईडी है क्या, एक या दो, हॉटमेल पे किसी की आईडी है क्या, एक या दो। मेरे कहने का मतलब क्या, वो आउटलुक पे किसी की आईडी है क्या, एक या दो। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब, साधारण मतलब ये है कि आप जिस भी एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा जानते हो उसी के बारे में बात करते हो। आईडी का मतलब है, ईमेल का मतलब है जीमेल, सही कह रहा हूं। ईमेल का मतलब क्या है, जीमेल है। आप जीमेल पे ही अपने ईमेल बनाते हो, गूगल पे ही सारा काम करते हो। तीसरा पॉइंट और बताने की कोशिश करता हूं, आधे से ज्यादा लोग, हो सकता है आप थोड़े टेक्निकल हो, मैं पहली बार मतलब एसओ या एएसओ की बात कर रहा हूं, संगणक वाले तो पिछली बार भी थे, वो कितने टेक्निकल है मैं जानता हूं, एसओ वाले थोड़े आगे हो सकते हैं, कि आपने अपना मेल आईडी बना रखा है, उसका पासवर्ड अगर पूछा जाए आपसे तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है, आपने एक बार मोबाइल जब लिया था खोल लिया था, अब क्या पासवर्ड लगाया था ये जानकारी में नहीं है। दूसरा बात, आप एसएसओ आईडी आपके पास है, आप अपना फॉर्म भरने के लिए ई मित्र की दुकान पे गए होंगे, क्यों गए भाई, जब एसएसओ आईडी आपकी है, आईडी पासवर्ड आपके पास है, तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर दो। फिर भी आपने फॉर्म ई मित्र से भरवाया होगा। अब कई बार ई मित्र तो मेल फीमेल भी चेंज कर देता है, वो ध्यान क्या देता है, उसके बाद समय इतना होता है, 70-80 रुपए लिए फॉर्म भरा और फ्री किया। कई बार कैटेगरी में गलती कर देता है, नाम की स्पेलिंग में गलती कर देता है। अगर खुद भरोगे तो वो आपको फायदे वाली चीज दिखेगी। तो मैं वापस अपनी बात पर आता हूं, मैं केवल ये कह रहा था, एक वेबसाइट जो होता है उसका एड्रेस हमें रजिस्टर करवाना होता है। कहां पर रजिस्टर कराना होता है, तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट है। अभी एक जना मुझे पूछ रहा था कि सर मुझे एक डोमेन खरीदना है, परचेज करना है, तो आप डोमेन परचेज करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है GoDaddy, ठीक है, GoDaddy पर जाएं और आप उस पर अपना डोमेन रजिस्टर करा सकते हैं। अब कई कंपनियां क्या करती है, अगर उस मान लो फेसबुक के पास facebook.com भी है, org भी है, .in भी है, .uk भी है, इसने जितने डोमेन पॉसिबल है ना वो सारे डोमेन ले रखे हैं, क्योंकि इसे फ्यूचर में, org का जनरली मतलब होता है ओपन सोर्स, जो फ्री रहता है, जिसका चार्ज नहीं लगता है। अपने मोबाइल में एक तो MS ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑफिस org भी आता है, अगर पता हो तो आपको, ऑफिस org फ्री वाला होता है, वो चलता तो वैसा ही है लेकिन सारे फीचर वैसे नहीं होते उसके अंदर थोड़े अलग फीचर इस्तेमाल में लेते हैं। एक और नाम लिख रहा हूं, क्या कभी आपने इसका नाम सुना है क्या, लाइनेक्स। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे अपने कंप्यूटर में विंडोज आता है ना, वैसे ही कौन सा आता है, लाइनेक्स आता है। चलो एक और बात के बाद सेशन खत्म करते आगे चलते हैं। आप में से कोई आईफोन का यूज कर रहा होगा या कोई एंड्रॉइड का यूज कर रहा होगा, दोनों की फंक्शन ऑफ वर्किंग में फर्क है क्या, आईफोन अलग तरीके से काम करता है, एंड्रॉइड अलग तरीके से काम करता है। वास्तव में दोनों प्लेटफॉर्म है एक जिस पर और सारे एप्लीकेशंस काम करते हैं। तो आईफोन का इन्वायरमेंट अलग होता है, या मैं कहूं आपका एंड्रॉइड का इन्वायरमेंट क्या होता है, अलग होता है। दोनों के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन डिजाइन करने होते हैं। ऐसे ही जो मैं वेबसाइट का आपको डोमेन बता रहा हूं, इन डोमेन का अलग अलग पर्पज होता है, .in का अलग होता है, .org का अलग होता है। जनरली जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के डोमेन होते हैं उन सभी के आगे क्या लगता है, rajasthan.gov.in लग जाता है। जहां भी भारत के डोमेन होते हैं तो वहां पर राजस्थान की जगह डायरेक्ट gov.in रहता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखोगे तो आप क्या कहेंगी, uniraj.ac.in है, www इसके आगे लग जाता है। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी भी क्या कर रही है, अपनी वेबसाइट में इतना तो कॉमन रख रही है, uniraj.ac.in की जगह org लगा दिया, यहाँ पे .com भी यूज कर रही है,
इन भी यूज करिए, अलग अलग डोमेन के साथ ये काम कर रही है, क्योंकि इन्हें खुलने की स्पीड अलग रहती है। कई बार आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई फोरम भरते हो तो आपको 3 लिंक देता है वो, कि पहले पे नहीं चले तो कौन से पे क्लिक कर देना, दूसरे पर, दूसरा नहीं चले तो तीसरे पर, तीसरा नहीं चले तो चौथे पर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो उनका लिंक अलग अलग होता है, पहले में ac.in था, दूसरे में org आ जाएगा, तीसरे में .com कुछ अलग लिखा हुआ आएगा, अलग अलग सर्वर वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरी बात? तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझना था कि जो नाम होता है वो तो अपने हाथ में होता है, और आगे वाला जो .com .org ये कौन प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस प्रोवाइडर में हम GoDaddy से इसका स्पेस परचेज कर सकते हैं। वहां अगर पहले से कोई डोमेन नहीं होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरी बात? चलिए एक जनरल सी बात करता हूं, आप सब लोग बताइए, वैसे तो कोई इंजीनियर नहीं है आप में से, फिर भी मैं बात कर रहा हूं। एक नंबर है मेरे, बताता हूं मैं, 8955189552, ये मेरे नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं आपसे, गलती से आप मुझे फोन मिला रहे थे इस नंबर पे, और गलती से आपने क्या किया, जानबूझ के नहीं किया, इस 2 की जगह पर आपने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। दोबारा सुनना क्या कह रहा हूं, मैंने मेरे नंबर बोले और आपने गलती से 2 की जगह पर क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, फोन मिल जाएगा क्या? अब कई ऐसे हाँ कर रहे हैं, फिर ऐसे करेंगे मिल जाएगा, मैं कह रहा हूं मिल जाएगा। बोलो सही मिलेगा कि गलत मिलेगा? अरे सही मिलेगा कि गलत मिलेगा? कई सही मिल जाता है भाई साहब, कई बार लंबी बातचीत चल जाती है और जीवन भर का साथ हो जाता है। भाई मैं तो, मेरे नंबर से तो क्या है, बातचीत करके पूछते सर क्या हाल चाल है, खत्म हो जाता मैटर। अब मान लो इसकी जगह पे आपने गलत मिलाया तो आगे कहानी, जब भी तो कह रहा बीटेक वाले विद्यार्थी ऐसे करते ही रहते हैं, 3 की जगह 4 लगा दिया, देखो कोई मिल रहा है क्या, मिल रही है क्या, उस हिसाब से अपना प्रोसीजर रखते हैं। एक देखो फेसबुक की बात करते तो जिसका नाम पता चल गया अपन सर्च कर लेंगे और बातचीत शुरू कर देंगे। मोबाइल नंबर में कि पड़ोस वाले के 52 है लास्ट में तो बगल वाले के 53 होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो आप नाम सर्च करते हो, पहले काम आता है फेसबुक, फिर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ट्विटर पे बातचीत चलती है। तो मेरा समझाना क्या है, कोई भी एड्रेस जो हम यूज करते हैं अगर वो टेक्स्ट एड्रेस होता है तो उसे कैच करना मुश्किल रहता है, ये आसान है। अब एक जने को आपने काम ही दे दिया कि भाई सुबह से लेके शाम तक ये नंबर है, तो यहाँ पे 5 की जगह 3 लगा, 2 लगा, 1 लगा, बातचीत करता जा, कोई तो इंटरेस्टेड फोन मिल ही जाएगा। टेक्निकली पहले जो एड्रेस होता था वेबसाइट का वो ऐसे नंबर में ही हुआ करता था, नंबर एड्रेस को बाद में ये www वाला मामला आया, इसे डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अभी हम एड्रेस लिख रहे हैं उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। देखो एक बार एक और लाइन लिख देता हूं मैं आपको, डोमेन, अगला वर्ड क्या है नेम, और अगला वर्ड क्या है सिस्टम। ठीक है मेरी बात? यानी जो एक वेबसाइट का एड्रेस लिखने का तरीका है, इसे हम पहले किस में लिखते थे, नंबर में लिखते थे, और आजकल हम एड्रेस किस में लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर आजकल हम एड्रेस किस में लिख रहे हैं, जैसे www. आगे हमने लिखा फेसबुक, एक और बात आपको समझाऊं, .com। आप ऐसा लिखते हो ना, आज ये काम करना, अपने घर पे जाके कंप्यूटर में ऐसे लिखना 192.168.0.1, कोई वेबसाइट अपने आप खुल जाएगी। टेक्निकली कंप्यूटर क्या करता है, आप इस एड्रेस को लिखते हो ना तो उसे ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट करता है, न्यूमेरिक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये एक प्रकार का कौन सा एड्रेस होता है आपका, ये एक प्रकार का कौन सा एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये अगर आप नेटवर्किंग वाला टॉपिक होता तो ज्यादा डिटेल से बात करते। तो एक वेबसाइट का जो, अगर मैं आपको बताऊं, ये एड्रेस लिखा है मैंने, इस सिस्टम को क्या नाम देते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ये वाला कौन सा एड्रेस है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस कैसा एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस। एक आईपी एड्रेस कितने बिट का एड्रेस होता है, तो आप कहेंगे 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है मेरी बात? एक और बात कह रहा हूं, इस आईपी एड्रेस के बाद एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। कौन सा एड्रेस कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। तो मैक एड्रेस आपका लॉजिकल की जगह कौन सा एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। कैसा एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। और ये आपका 32 की जगह कितनी बिट का होता है, 48 बिट का एड्रेस होता है। अब सुनना, एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है, किसी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे यूआरएल कहते हैं, उसके लिखने का प्रोसीजर क्या होता था, यूआरआई होता था।
उस लिखने के तरीके या डोमेन सिस्टम को क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। यानी अक्षरों को पहले हम ऐसे ही लिखते थे, अब हमने कैरेक्टर में लिखना शुरू किया तो वो क्या बन गया? डोमेन नेम सिस्टम बन गया। ठीक है, एक जो इंटरनेट का एड्रेस होता है उसे हम कौन सा एड्रेस कहते हैं? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है। कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट का एड्रेस होता है। एक और मैक एड्रेस होता है जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं, और साथ में कौन सा एड्रेस कहते हैं? हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। कितने बिट का एड्रेस होता है? 48 का। अब एक बात सुनो, आपके मोबाइल में ईएमआई नंबर होते हैं, आईएमआई नंबर जिसे हम कहते हैं, वो नंबर बताते हैं कि आपके डिवाइस का असली नाम क्या है, असली एड्रेस क्या है। और आपने सिम यूज कर रखी होगी, आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो वो आपका कौन सा एड्रेस होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है। एक हर मोबाइल के आईएमआई नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, चेंज कर लिए तब भी उसके कुछ ना कुछ तो आईएमआई नंबर रहेंगे। तो हर एक डिवाइस का जो हम अडेप्टर लेकर आते हैं उसका फिजिकल एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? मैक एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। हर एक वेबसाइट का एड्रेस होता है लॉजिकल, उस लॉजिकल एड्रेस को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। और आईपी एड्रेस कितने का होता है? 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, मेरी बात हटा दूं इसे। चलिए, अब बड़ी कॉमन सी बात करता हूं, थोड़ा बोर हो गए होंगे तो अब ज्यादा समझ आएगा, ये मुझे विश्वास है। अब आप लिखिएगा, अगला पॉइंट है, आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट दे रखे हैं, आपको लगे कि ये बताओ सर ये नहीं कराया, वहां तक मुझे पूछना। इंटरनेट की सेवाएं, इंटरनेट की सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विस इंटरनेट देता है? सबसे पहली इसे कहते हैं हम लोग ईमेल। चलिए, ईमेल से पहले ई कॉमर्स कर देते हैं, अच्छा है। ई कॉमर्स। दूसरी है ई लर्निंग। तीसरी है ई बैंकिंग। चौथी है ईमेल। पांचवी है ये इंटरनेट की सेवाएं। नाम लिख दो, बातचीत शुरू करते हैं। चलिए, अब मुझे आप में से सब लोग समझदार लग रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आज थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा इतने दिन में पहली बार, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मुझे जनरली पढ़ाना कंटिन्यू पड़ रहा है। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो बहुत सारी बातचीत भी करता बीच में। ई कॉमर्स। चलिए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं? यानी ऑनलाइन खरीदारी करना, व्यापार करना। आज तक ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया? मैंने भी मंगाया है, यानी लगभग लोगों ने मंगाया। कुछ हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, थक गए होंगे, सुबह 7 बजे आए होंगे, खाना पीना नहीं हुआ होगा, ठीक है, इस वजह से नहीं बता रहे। बाकी सभी लोगों ने ऑनलाइन मंगवाया। चलिए, मैं 2 मिनट बात करूंगा, कट पर गए तो रिकॉर्डिंग से काट देंगे इसको। मुझे ये बताओ आप, ऑनलाइन हम लोग खरीदारी क्यों करते हैं? ऑनलाइन खरीदारी करने का फायदा क्या है? समय की बचत, और कोई? पैसे की बचत, ऑफर, डिस्काउंट, इसीलिए खरीद रहे हैं। चलिए, मैं आज जनरल सवाल आपसे पूछता हूं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अगर मुझे जेब से नगद 1000 रुपए देने पड़े ना तो दुख होता है, 1000 लग रहे हैं। एटीएम से 1500 कट जाए तब भी कोई ओटीपी बताने होते हैं। तो अब मैं आपको जनरल बात बता दूं, सुनना। आपको एक पेन ड्राइव लेना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कितने पेन ड्राइव लेने हैं? एक पेन ड्राइव लेना, एक। तो एक पेन ड्राइव लेने के लिए आप बगल वाली दुकान पे गए, पड़ोस में ऑफलाइन कोई दुकान है, मतलब पड़ोस का व्यापारी है, उससे पूछा भैया पेन ड्राइव कितने रुपए का है? तो उसने कहा कि 600 रुपए का मिलेगा। अब आप तो समझदार हो, मैं उसका भी जिक्र करूंगा जो मेरे और आपसे भी ज्यादा समझदार है थोड़ी देर बाद में। एक पेन ड्राइव 600 रुपए का है। आपने देखा कि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन पर 3 पेन ड्राइव आ रहे हैं 1200 रुपए के। अब बताओ, 600 का एक लोगे कि 1200 के 3 लोगे? अब जो कह रहे थे ना पैसे की बचत होती है, उन्हें दिखा रहा हूं मैं। कितने लगने चाहिए थे? 600। कितने लग रहे हैं? अब लोगे तो 3।
तुम्हें क्या चाहिए, बाकी दो का क्या करोगे, बाकी दो को बेचोगे। तनख्वाह मिलेगी बेचने की नहीं, फिर भी बेचोगे। पड़ोसी को समझाओगे कि देख ले भैया, ऑफलाइन लाएगा तो 600 का आएगा, मैं तेरे 400 का लगा दूंगा या 400 का लगा दूंगी। अब कई लोग ऐसे जिनका एक तो वैसे ही चला जाएगा, एक तो खुद के लिए एक उनके लिए, तो दो चले गए, 600 लगने थे, 8 तो लग गए। वो 400 का बिकेगा, बेचने की कोई तनख्वाह नहीं है, फिर भी आप उसकी मार्केटिंग करोगे। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि ऑफर में एक प्रोडक्ट पे ऑफर कम आता है। कितने पे आता है, दो, बाय गेट बाय वन फ्री। अब भैया चाहिए तो एक, लेने कितने पड़ेंगे, दो। अगर आप दुकान से एक लेते हो 400 का आता है, दो लेते हो 600 का आता है, तो 600 के दो लेंगे, कंफर्म है ये तो बात। अब आपको एक चाहिए था, एक को आप बेचेंगे। प्रैक्टिकली मैं ये कहता हूं कि ऑनलाइन पे बिजनेस करना फायदेमंद है, लेकिन ऑनलाइन पर खरीदारी करना नुकसानदायक है। इस प्रैक्टिकल केस से डिस्कशन हुआ। लेकिन अगर मैं आपको एक जनरल सी बात बताऊं दोस्तों, 2019 से पहले की कहानी है, मैं डेली उसको याद करता हूं कई बार। शादी से पहले एक बार मैं जीटी अपने देखा ही होगा, जयपुर में है, तो कपड़े लेने गया। वहां नीचे क्या है, जैसे दुकान पे अंदर घुसते हैं तो बहुत सारे दुकानदार बैठे ही होते हैं बाहर, कस्टमर को बुलाते हैं कि सर आओ कपड़े खरीदो, आओ कपड़े खरीदो। जैसे ही मैं गया तो मुझे दुकान पर एक लड़के ने आवाज दी, सर आइए कपड़े ले लीजिए। मैं जैसे अंदर गया तो वहां पे सेल्स मैन नहीं था, सेल्स गर्ल्स थी, लड़की कपड़े बेच रही थी। जैसे अंदर गया, सर क्या चाहिए, मैंने कहा शर्ट चाहिए, तो उन्हें मुझे 5-6 शर्ट दिखाई। मुझे कोई सी भी शर्ट पसंद नहीं आई। लास्ट में मुझे बोली, सर आपका कलर बहुत फेयर है, आप पर मतलब, भी मैंने ऐसा कहा तो मुझे अच्छा लगा, भी फेयर है। फिर आपके लिए एक शर्ट दिखाती हूँ, अंदर रखी है, मैं लेकर आती हूँ। अंदर गई, वो एक लाल कलर की शर्ट ले गई, बिल्कुल रेड कलर, और मुझे कहा सर ट्राई करो। मैं ट्राई करके बोलो सर जम रही है। मैंने कहा कितने की, बोले 750 की, चलो ठीक है दे दो। मैं उसे 750 रुपए देकर वो शर्ट घर लेकर आ गया। वास्तव में जीवन में एक ही बार पहनी थी, आज तक पड़ी, आप चाहो तो कल लाके दिखा दूंगा। ये तो था ऑफलाइन का नुकसान। अब एक दिन क्या किया, हम दोनों गए साथ में, वो भी थी और मैं भी था। उसी दुकान पर वापस पहुंचे, शादी के बाद का प्रोसीजर था, जाके उस दुकान पर कपड़े खरीदे। कपड़ों का बिल बन गया 2800 रुपए का। कितने का बन गया, 2800 का। इस बार पसंद के कपड़े लिए थे, तो वो उस दुकान पर रोने ही लग गई। बोले मैं तो 25 से 101 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। अब मतलब ये आदत होती है, आदमी तो एडजस्ट करता है। उसने कहा 2500 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी, मैं पूरे 2500 ही दूंगी। दुकान वाला बोला नहीं फिक्स रेट है, मैं कम नहीं करूंगा। लेकिन रो रा के उसने 2500 करवा लिए। मैंने कहा यार बहुत फायदा दिया। जैसे हम गेट से बाहर आए, बाहर आते लेफ्ट में मैकडी बना हुआ है, बोल चलो इसमें। 300 बचा के लाई हूं, वहां 900 लगा लाई, भी उधर से 300 बचाए। मैं सोचा इससे अच्छा तो मैं 2800 में ले लेता, तो ये भी नहीं कह पाती कि बचाए मैंने। तो टेक्निकली चाहे खरीदारी ऑनलाइन करो भैया, चाहे ऑफलाइन करो, बचत कुछ नहीं होती, आपके मन का वहम है। अगर ऑनलाइन खरीदारी करोगे तो वैसे दो प्रोडक्ट आ जाते हैं। ऑफलाइन में क्या नुकसान होता है कि भैया आप गए तो कुछ ना कुछ खाना पीना पक्का पड़ेगा, क्योंकि वो बचत में काउंट नहीं होता, किराया भी लगता है। चलिए मैं इस बात को थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। लोगों ने इस ऑनलाइन बिजनेस को एक खुद का बिजनेस भी बना लिया। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये रहता है, एक तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकते। ऑफलाइन की सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर कोई कपड़ा आप लेकर गए, कोई मोबाइल आप लेकर गए, आपको पसंद नहीं आया, तो दुकान वाला 10 मिनट बाद भी रिटर्न नहीं लेगा। वो कहेगा नहीं भैया खुल गया पैकेट, अब नहीं लेंगे। लेकिन ऑनलाइन वाले का क्या फायदा होता है, आपने प्रोडक्ट मंगवाया, देखा खोलकर, आपने साइज नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया, या 2 दिन आपने पहन भी लिया, 2 दिन यूज भी कर लिया और फिर भेज दिया, तब भी ऑनलाइन वाला तो उसे वापस जनरली ले लेता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफलाइन का ये है। ऑफलाइन वाला भी अगर ये कहे कि ले जा भाई देख ले, पसंद नहीं आया तो कल ला देना वापस, तो वो चल जाए। तो आजकल ज्यादातर व्यापार जो हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, ऑनलाइन, ई कॉमर्स जिसे हम बोलते हैं। चलिए पहला वर्ड हमने लिखा था, पहली सर्विस हमने लिखी थी, क्या था हमारा वर्ड, ई कॉमर्स। सही लिखा है क्या, ई कॉमर्स, यानी हम कहते हैं इसे ई कॉमर्स, या हम कहें इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स कह दो या इलेक्ट्रॉनिक कह दो, या कहो इसे ऑनलाइन व्यापार। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वस्तु को बेचना और खरीदना क्या कहलाता है, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। अब एक बात समझना, मैं कह रहा हूं वस्तु,
वस्तु का व्यापार के साथ साथ एक और चीज का व्यापार होता है जिसे बोलते हैं सेवाएं। सेवाओं का मतलब होता है सर्विस। जितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें पता है हमने क्या किया है, ये ई कॉमर्स किया है। क्या हम आपको कोई वस्तु बेच रहे हैं? क्या नहीं, हम केवल क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ये भी एक प्रकार का आपका ई कॉमर्स है, या आप कह दें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। तो आप कहेंगे ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ऑनलाइन व्यापार होता है, या इंटरनेट के माध्यम से वस्तु या सेवाओं का क्या करना, व्यापार करना। अब आप कहेंगे सर कि ऑनलाइन कंपनी क्या देती है आपको। आप कहोगे सर हमें क्या देती है, ऑफर देती है, या हमें क्या देती है, छूट देती है। ऑफर रहता है, डिस्काउंट रहता है फिक्स टाइम के लिए, फिक्स प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप वहां से खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन कंपनियां ऑफर और छूट के माध्यम से कस्टमर को क्या करती है, आकर्षित या अट्रैक्ट करती है, बुलाती है। ठीक है मेरी बात। अब देखो ऑनलाइन कंपनियों में एक का नाम मैं ज्यादातर यूज कर रहा हूं, कौन सी है, फ्लिपकार्ट है। एक और है जिसे हम क्या बोलते हैं, अमेजोन। और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा। ठीक है, चाइना की है ये अलीबाबा, एक ई कॉमर्स कंपनी है। एक और अगर मैं बात करूं भारत की तो कौन सी है, स्नैपडील। और बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके माध्यम से हम व्यापार करते हैं। एक व्यक्ति होता है जिसे हम बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। दूसरा व्यक्ति कौन होता है, ग्राहक। उपभोक्ता को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर। इसे क्या कहते हैं, कस्टमर। यही होता होगा। दो व्यक्ति है, पहला कौन सा है, कंज्यूमर, और दूसरा कौन सा है, कस्टमर। अब मुझे समझाओ और बताओ इस कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क होता है, उपभोक्ता और ग्राहक में क्या फर्क होता है। सब लोग समझ गए क्या मुझे बताना है, सब लोग समझ गए। ग्राहक कौन होता है, जो वस्तु को क्या करता है, खरीदता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्राहक कहते हैं, कस्टमर कहते हैं। अच्छा आप कहोगे सर खरीदेगा तो यूज भी वही करेगा, वस्तु खरीदेगा और उसे यूज करेगा, तो ग्राहक और उपभोक्ता एक हो गया। खरीदने वाला क्या कहलाता है, ग्राहक कहलाता है, यूज करने वाला क्या कहलाता है, कंज्यूमर। आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदो, दोनों का मतलब समझ आ जाएगा। गिफ्ट के पैसे आपकी जेब से लगेंगे, आप क्या बन गए, गिफ्ट यूज अगला या अगली करेगा, क्या बन गई, सिंपल। खुद के लिए कुछ लेकर आना, ग्राहक और कंज्यूमर दोनों एक होते हैं। तो जनरल बात में ई कॉमर्स के बारे में इतना लिखेंगे। अब बात करेंगे ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है। पहले तो ये लिखो, फिर ई कॉमर्स के प्रकार का डिस्कशन करते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा और देख लो। आगे जो टॉपिक जैसे बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट और आता जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में बातचीत के अलावा कुछ है ही नहीं है। आगे ईमेल भी आप लोग करते हैं, इसके अलावा आप ई लर्निंग भी अभी क्लास में चल रही है। ई कॉमर्स है, ई बैंकिंग के लिए कौन कौन से एप्लीकेशंस है, कौन से पेमेंट गेटवे है, उनके बारे में बात करनी है। सिलेबस पूरा इन्हीं 4-5 लाइनों के अंदर कंप्लीट होगा। अभी हर चीज के बारे में बारीकी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं केवल जब भी क्लास में पढ़ाता था तो मैंने ये कहा कि एक ई कॉमर्स का प्रकार होता है, फुल फॉर्म खुद लिखेंगे, बोलते हैं B2B, मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, पहला है ये। दूसरा प्रकार मैंने पढ़ा था कि होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर कह देना, कंज्यूमर कह देना, कोई फर्क नहीं है। एक और पढ़ा था मैंने C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ये तीन तो हमने पढ़े ही पढ़े थे। अब मैं चौथा प्रकार बता रहा हूं। चौथा प्रकार है G2B। पांचवा प्रकार है G2C। एक छठा प्रकार बना है, वास्तव में ये हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं है, C2B। इसका मतलब तो सभी को पता होगा, बिजनेस टू बिजनेस। अब थोड़ी देर बाद मत ये कहना सर बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या होता है। कोई सामान आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं चाहे ऑफलाइन खरीद रहे हैं, उसे आगे बेचना चाहते हो, आपका उद्देश्य लाभ कमाना है, तो आप कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस है। अगला कौन सा है, इसका मतलब बिजनेस टू
कस्टमर। क्या मतलब हो गया? बिजनेस टू कस्टमर बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्या लिखा? C2C। क्या होता है? कस्टमर टू कस्टमर। ये तीन तो आपको पता ही है। आप अमेजन से कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए खरीद रहे हो तो ये हो गया, खुद के लिए खरीद रहे हो तो ये हो गया। अब OLX सुना होगा नाम, OLX का ऐड आता है, क्यूकर का सुना होगा नाम। वहां से हम दूसरे उस व्यक्ति से डायरेक्ट माल खरीद रहे हैं, पुराना या नया, जो उसे यूज कर रहा था अब बेच रहा है। ठीक है। अब हो गया G2B। G2B का मतलब हो गया गवर्नमेंट टू बिजनेस। सरकार बहुत सारे टेंडर निकालती है, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है उसकी, वहां से टेंडर होता है, उसका आगे बिजनेस होता है, इसे गवर्नमेंट टू बिजनेस कहते हैं। आज देखो, आजकल सरकार ने अपने से जुड़ने के लिए हम लोगों के लिए क्या बना रखा है? ई मित्र बना रखा है, या हम कहते हैं अपने से जुड़ने के लिए SSO ID दे रखी है, बहुत सारे एप्लीकेशन और काम दे रखे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट टू कस्टमर। यानी हमारे लिए सरकार ने ये सारी चीजें बना रखी है। ये जो तीसरा छठा पॉइंट मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं ना, टेक्निकली ये पॉइंट नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं सुनो, OLX से माल खरीद लेते हैं। कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो बिजनेस से नया माल नहीं खरीदते हैं, पुराना माल OLX से ले लेते हैं और उसके बाद आगे उसे क्या करते हैं? सेल करते हैं। फ्लैट है, पहले कोई जो बीच में एजेंट होता है, दलाल होता है या कंपनी मालिक होता है, वो किसी से खरीदता है, फिर आगे दूसरे को बेचता है। ज्यादातर जगह, जयपुर में तो कम चांस है ऐसे का, बाहर बड़ी सिटियों में ऐसा होता है, सबलेट हो जाती है प्रॉपर्टीज। मैंने पूरी बिल्डिंग को ले लिया, PG वाला एक व्यक्ति है, वो क्या करता है बताओ? पहले वहां से मकान मालिक से पूरा मकान किराए पे लेता है, फिर आगे आगे आपको वापस किस पे देता है? किराए पर। तो उस मकान मालिक के लिए खुद क्या है? वो कस्टमर है, और आगे उसे अपने लिए किस में इस्तेमाल कर रहा है? व्यापार में, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है। तो इस प्रकार के वर्ड को हम किस में यूज करते हैं? कस्टमर टू बिजनेस। टेक्निकली ये व्यापार का कोई टाइप तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती जनरेट कर दिया इसे। कैसे जनरेट किया? कि OLX पर कोई सस्ती चीज मिल रही थी, अपन ने खरीद ली और खड़ी कर दी बाहर, दुकान पर रख दी बाइक को कि भैया ये 17,000 की है। OLX से अपन ने कितने मिली? 15,000 की या 12,000 की। जनरली OLX पर दो प्रकार के लोग चीजें बेचते हैं। एक तो जो कह दे कि धनतेरस पे नया फ्रिज लेकर आना है तो पुराने वाला OLX पे बेचना पड़ेगा, पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि किसी को पैसे की आवश्यकता है, तो उस माल को बेचने दुकान पर जाएगा, तो पता नहीं रेट क्या मिलेगी, वो वहीं से बैठकर डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। फिर आगे जो खरीदने वाला उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके पर्टिकुलर साइट पर उसे बेच देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे कस्टमर टू बिजनेस। अब एक और बात कहूं आपको, सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट, सरकार के बहुत सारे विभाग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सुविधा निकालते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है मेरी बात? ई कॉमर्स के प्रकार लिख दीजिए। अगले नंबर पे क्या नाम लिखना है? ई लर्निंग। क्या लिखना है? ई लर्न। पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन इंटरनेट। अगला वर्ड क्या है इसके साथ में? लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, या इसे आप क्या कह सकते हैं? इंटरनेट लर्निंग। ये इसके कितने नाम हो सकते हैं? 3 नाम हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। पहला शब्द है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, दूसरा शब्द है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग।
इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उसे ई लर्निंग का नाम देते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा क्या है? जो फिजिकली यहाँ पर नहीं आ सकता वो घर बैठ के पढ़ रहा है, पहला फायदा। दूसरी बात, जनरली क्लास में क्या होता है कि आप मुझे एक सवाल को कितनी बार पूछ सकते हो? एक बार, दो बार, तीन बार। वीडियोज या पीडीएफ नोट्स या क्लासेस आप कितनी बार पढ़ सकते हैं? तीन, चार, पांच बार, 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हम लोगों से? सिंपल वाला है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि 9 से 10 क्लास है या 10 से 11 क्लास है, तो आपको कितनी बजे पढ़ना पड़ेगा? 10 से 11। ई लर्निंग का फायदा क्या है कि आप कितने बजे पढ़ सकते हैं? 11 से 12 पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग का फायदा क्या है? पुराना कुछ छूट गया तो आप उसे कहां पे देख सकते हैं? वीडियोस में। यहां अभी जो क्लास निकल गई वो दोबारा कोई चेंज आएगा नहीं। तीसरा पॉइंट ये कि इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं उन्हें अनुशासन से बैठना पड़ेगा। अगर एक भी जना अगर क्लास में ये कहता है कि सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्यवस्था बिगड़ती है, तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ऑनलाइन का क्या फायदा है? कोई पढ़ते पढ़ते खाना भी खा रहा होगा, साथ में मोबाइल छोड़ रखा है साइड में, पानी भी पी रहा होगा, मोबाइल छोड़कर गुरुजी वहीं बैठे हैं आराम से, खुद एक बार घूम भी रहा होगा, रही होगी। ऐसे सारी पॉसिबिलिटी किसके केस में है? ऑनलाइन के केस में। ऑफलाइन में ऐसा संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा इससे संबंधित क्या बन रहे हैं। पहले तो देखो, ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग या इंटरनेट लर्निंग। दूसरा पॉइंट, दो प्रकार की ई लर्निंग होती है। पहली का नाम क्या है? कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। और दूसरे का मतलब क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसका मतलब है कंप्यूटर आधारित। कंप्यूटर आधारित का मतलब हुआ कि आप कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तब क्या बोलेंगे? कंप्यूटर बेस्ड। और अगर आप हिंदी पढ़ने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो असिस्टेड का मतलब क्या होता है? सहायक। क्या होता है दोस्तों? ज्यादातर हम क्या करते हैं? क्या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग करते हैं? क्या नहीं, हम कौन सी लर्निंग करते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड। आजकल आप देखो छोटे छोटे स्कूल कॉलेज में बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, तो बताओ वो कंप्यूटर की बेस्ड लर्निंग हुई या असिस्टेड लर्निंग हुई? असिस्टेड। आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे थे, आप स्टैटिक्स पढ़ रहे थे या इको पढ़ रहे थे, तो किस प्रकार की लर्निंग है? दूसरी बात दोस्तों सुनो, मैं तो चलो ठीक है कंप्यूटर का विद्यार्थी हूं तो थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता चल रही है। अगर कोई टीचर चाहे तो पीडीएफ बना लो, ठीक है मेरी बात। सहायक उपकरण के रूप में कंप्यूटर काम आ सकता है। दूसरा पॉइंट, मैंने कहा कि भारत की राजधानी बताओ, तो आपने कह दिया दिल्ली। फिर मैंने कहा पाकिस्तान की बताओ, आपने कह दिया इस्लामाबाद। मैं कहूं अर्जेंटीना की बताओ, तो गूगल बता देगा। गूगल बता देगा। मतलब अगर अपन कौन सी लर्निंग कर रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेड, तो सहायक लर्नर के रूप में कंप्यूटर हमारे बहुत ज्यादा काम आ रहा है। दूसरी बात, मुझे बताओ ई लर्निंग में जो कंटेंट होते हैं, ई लर्निंग में क्या होते हैं? कंटेंट होते हैं, वो कैसे फॉर्मेट में हो सकते हैं? ई लर्निंग में कंटेंट कैसा हो सकता है? ऑडियो। ई लर्निंग में कंटेंट कैसा हो सकता है बताओ? ऑडियो के अलावा कैसा आ सकता है? वीडियो। और तीसरा कौन सा आ सकता है? पीडीएफ। और चौथा कौन सा हो सकता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया? टेक्स्ट फाइल भी भेज सकते हो आप, जिसे बच्चा यूज कर सकता है। तो ई लर्निंग में कंटेंट कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे सर ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं, और पीडीएफ होती है, और कौन सा होता है? डॉक्यूमेंट। अच्छा, ई लर्निंग के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? ई लर्निंग के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैंने एक नंबर पे बताया कि ई लर्निंग का माध्यम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, ई लर्निंग का माध्यम क्या हो सकता है? तो मैंने कहा क्या हो सकता है? मोबाइल। ये दो तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं दो और बता रहा हूं। ई लर्निंग का एक और माध्यम हो सकता है, कौन सा हो सकता है? रेडियो। ई लर्निंग का एक और माध्यम हो सकता है, क्या हो सकता है? टीवी यानी टेलीविजन। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर के माध्यम से लर्निंग क्या कहलाता है? ई लर्निंग। मोबाइल के माध्यम से लर्निंग क्या कहलाता है? ई लर्निंग। रेडियो के माध्यम से लर्निंग क्या कहलाता है? ई लर्निंग। और टीवी के माध्यम से लर्निंग क्या कहलाता है? ई लर्निंग। दोस्तों, इन दोनों के माध्यम से जो लर्निंग होती है वो कौन सी होती है? केवल वन वे होती है। क्या होती है? वन वे कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, अगर मैं कहूं वन वे, इसमें कौन सा कम्युनिकेशन होता है? तो कहेंगे सर वन वे ऑडियो कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? वन वे ऑडियो कम्युनिकेशन। और टीवी में कहेंगे तो आप कहेंगे सर ऑडियो विजुअल। क्या कहेंगे? ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल क्यों कहेंगे इसका कारण समझो।
एक होता है वीडियो, एक होता है ऑडियो विजुअल। दोनों का फर्क क्या है? किसी फिल्म में गाने को देखना, गाना गाता कौन है? दूसरा व्यक्ति। उस गाने पर प्रतिक्रिया कौन कर रहे होते हैं? दूसरे व्यक्ति। यानी वीडियो किसी और का है, ऑडियो किसी और का है। उस कंडीशन में वो शब्द क्या इस्तेमाल होता है? ऑडियो विजुअल। ऑडियो का मतलब क्या होता है? आवाज। और वीडियो का मतलब क्या होता है? उसी की आवाज होती है और उसी की प्रतिक्रिया होती है। जैसे अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो क्लास है। अगर मैं ये कह रहा कि बोल तो मैं रहा, हरकतें मैं कर रहा होता और आवाज किसी और की होती, तो उस क्लास को हम क्या कहते हैं? ऑडियो विजुअल। दोस्तों वापस सुनना, मैं ई लर्निंग की बात कर रहा था। ई लर्निंग क्या होता है हमने डिस्कस किया। ई लर्निंग के प्रकार बताए, कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक नंबर पे कौन सा? कंप्यूटर आधारित लर्निंग। दूसरा कौन सा? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ई लर्निंग के कंटेंट किस में उपलब्ध होते हैं? तो क्या कहा सर? ऑडियो होता है, वीडियो होता है, पीडीएफ होता है और डॉक्यूमेंट में मिल जाता है। ई लर्निंग के माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो आपने कहा सर एक क्या हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है। एक कौन सा होता है? मोबाइल। इससे तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों साइड बातचीत होती है। रेडियो वन वे ऑडियो कम्युनिकेशन करता है। और टीवी क्या करता है? वन वे वीडियो या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार की परिभाषा क्या होती है? विचारों का आदान या प्रदान क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा था ना, तो संप्रेषण की परिभाषा ये थी कि अगर हम कुछ विचार प्रकट करें तो सामने वाला भी क्या करे? विचार। वहां पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। इस इंटरनेट से वन वे कम्युनिकेशन होता है। आपने किसी को मैसेज भेज दिया हाय, अगला रिप्लाई दे तो दे, आपकी तरफ से तो कम्युनिकेशन ही है। भी आपने तो संचार कर दिया अपना, अगला फोन उठाए तो उठाए, नहीं उठाए तो नहीं उठाए। अगले मतलब कुछ तो अगले पे डिपेंड करता है। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सूचना तकनीकी अधिनियम है एक, कल की क्लास में देखेंगे उसको। एक बार लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। 10-15 मिनट और पढ़ सकते हैं या कल ही पढ़े? कल पढ़। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का जो एग्जांपल है ना, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैडम अभी कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे हो? अभी कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे हो? यस और नो? यस सर। तो ये है कंप्यूटर आधारित लर्निंग। थोड़ी देर पहले आपने इको की क्लास पढ़ी थी, ज्योग्राफी की पढ़ी थी, वो थी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर पढ़ना, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट पढ़ना आधारित होता है। हिंदी की क्लास में कंप्यूटर से पढ़ना असिस्टेड होता है।